हेलो दोस्तों, मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल बॉटनी की इस क्लास में अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, फील्ड कैपेसिटी परसेंट इन मैक्सिमम इन। मृद जल धारिता अधिकतम होती है सैंडी सॉइल में, स्लाइटली लोम सॉइल, सैंडी लोम सॉइल या फिर क्ले सॉइल में। जो फील्ड कैपेसिटी है वो किस में अधिकतम होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेई सॉइल। मृद जल धारिता क्षमता प्रतिशत में क्लेई सॉइल, जिसे मृतिका कहते हैं, क्लेई सॉइल में अत्यधिक होती है। चिकनी मिट्टी में महीन कण और क्लोराइड पदार्थ का उच्च प्रतिशत होता है तथा ये कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होते हैं। गेहूं, चना, धान जैसी फसलों को उगाने के लिए ऐसी मिट्टी उपयुक्त होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता हो और कार्बनिक पदार्थ जो हो वो प्रचुर मात्रा में हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेई सॉइल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डैमेज टू फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ इज बीइंग डन बाय। पृथ्वी को आच्छादित करने वाले वनों को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? मृदीय कारकों द्वारा, जलवायवीय कारकों द्वारा, जैविक कारकों द्वारा या फिर फिजियोग्राफियों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक कारकों द्वारा यानी बायोटिक फैक्टर द्वारा। पृथ्वी पर वनावरण को सर्वाधिक जो क्षति पहुंचाती है वो जैविक फैक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय वन सूची, जिसे NFI कहते हैं, नेशनल फॉरेस्ट इंडेक्स के संबंध में वन क्षति पर एकत्रित आंकड़ों के आधार पर फिनलैंड के लकड़ी उत्पादन वन क्षेत्र में लगभग 50% को 2009 और 2013 के बीच अलग अलग डिग्री का नुकसान हुआ है। तो ये बायोटिक फैक्टर के द्वारा सबसे अत्यधिक नुकसान होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक स्टडी। जैव वर्ग की अध्ययन की आधारीय एकक है इकोटाइप, इको स्पेसिफिक, बायोटाइप या फिर जीनोटाइप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोटाइप। परिप्रारूपक, इकोटाइप बायोसिस्टमैटिक की मूल इकाई है। बायोसिस्टमैटिक में जीवों की आबादी को उनके वर्गीकरण के संबंध में भिन्नता और विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकेशिया ऑर्क्यूलिफॉर्मिस के पर्णवृत्त रूपांतरित होते हैं। इन ऑर्केसिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस के जो पर्णवृत्त हैं, जो रैंसिस हैं, ये किस में मॉडिफाइड होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेल्लॉइड में। आर्केसिया ऑर्किक्यूलिफॉर्मिस में रैकिन्स यानी कि पर्णवृत्त जो है ये पेल्लॉइड यानी परिणाम वृत्त में बदल जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है? ऑप्शन है पायरेथ्रम, बीटा टॉक्सिन, मेलाथियन या फिर एजार्डिरेक्टिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलाथियन। मेलाथियन जैविक उच्च मूल का कीटनाशक नहीं है। मेलाथियन है क्या फिर? ये एक आर्गोनोफॉस्फेट कीटनाशक कोइल है जो एसिटाइल कॉलिनेस्टरेज अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में एजोला महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह प्रयुक्त किया जा रहा है। एजोला महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम सभी को पता है ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एजोला है क्या? तो एजोला एक तैरता हुआ टेरिडोफाइट है। इसमें एंडोसिम्बायोटिस के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग के गुण पाए जाते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया, जिसे वीजीए कहते हैं, उसके साथ महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसे जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मेजर ग्रीन हाउस गैस इज। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है फ्रियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइफ्लोराइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया जिसे H2O कहते हैं, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बालू पर पादप अनुक्रमण को क्या कहते हैं? प्लांट सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज जीरो स्फीयर, लिथोशियर, जीरोशियर, लिथोशियर, सेमोशियर या फिर हाइड्रोशियर। सही जवाब ऑप्शन सी सेमोशियर। बालू पर पादप अनुक्रमण को सेमोशियर कहते हैं। सेमोशियर एक क्रमिक समुदाय है जो एक पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंतर्गत आता है तथा सबसे आम सेमोशियर रेत टिब्बा सिस्टम है। अगर पूछा जाए सबसे जनरल सेमोशियर कौन सा है तो रेत टिब्बा सेमोशियर जो है ये सबसे जनरल सेमोशियर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय तंत्र में किसकी अधिकता न्यूट्रिफिकेशन को प्रेरित करती है? नाइट्रेट और क्लोराइड, क्लोराइड और फास्फेट, फास्फेट और क्लोराइड, फास्फेट और नाइट्रेट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फेट और नाइट्रेट। फास्फेट और नाइट्रेट की अधिकता जलीय प्राणियों में यूट्रिफिकेशन को उत्प्रेरित करती है। यूट्रिफिकेशन शैवाल, पौधों और जानवरों तथा जल निकायों, पोषक तत्व संवर्धनों और विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण अत्यधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, फास्फेट एंड नाइट्रेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृक्षीय जंतु सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट या फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट। वृक्षीय तंतु यानी कि एरोबलर एनिमल जो हैं वो किसमें अत्यधिक पाए जाते हैं? वृक्षीय जंतु किसमें पाए जाते हैं? अर्बोरियल एनिमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक प्रकार का वर्षा वन है जो जलवायु के क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। इसमें शुष्क मौसम नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में समानता अर्बोरियल जीव यानी अर्बोरियल एनिमल जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन बेंगलोर, देहरादून, सहारनपुर या फिर लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में NVRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। CSIR इसके द्वारा ये अधिकृत किया गया था या आधुनिक जीव विज्ञान एवं वर्गीकरण के क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है, बेलामन कोशिकाएं अधिपादपों में पाई जाती हैं। बेलामन सेल आर फाउंड इन एपीफाइट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही जवाब है, जस्ट आउटसाइड द कॉर्टेक्स। बलकुट के ठीक बाहर जो बेलामन कोशिकाएं हैं वो कॉर्टेक्स के ठीक बाहर पाई जाती हैं, एपीफाइट्स में पाई जाती हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बेलामन है क्या? तो बेलामन एक स्पंजी एपिडर्मिस है जो कुछ एपीफाइट्स या अर्ध एपीफाइट्स पौधों की जड़ों को कवर करता है, जैसे कि आर्किड वगैरह हो गए। तो इन सब के पौधों को एक स्पंजी मतलब एक स्पंज की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी जड़ों में पाया जाता है, वही वेलामन कहलाता है। आर्किड का वेलामन वायवीय जड़ों का सफ़ेद या धूसर आवरण होता है या वायुमंडलीय नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलामन पाया जाता है, बेलामन किस में पाया जाता है? तो बेलामन जो है वो बेंडा में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बेलामन जो है ये स्पंजी एपिडर्मिस है जो कुछ एपीफाइट्स या अर्ध एपीफाइट्स की जड़ों में पाया जाता है या आर्किड्स में पाया जाता है, बेंडा में पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बेंडा में बेलामन नामक ऊतक जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट विच आर। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं जो हैं प्लांट और एनिमल, वीड एंड ट्री, बायोटिक एंड एबायोटिक, नन ऑफ दिस। सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं वो जैविक और अजैविक हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक, जैसे जैविक में जितने भी जीविंग चीज़ें हैं यानी कि लिविंग चीज़ें हैं
जैसे पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, और अबायोटिक में जैसे खनिज हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गए, वायु हो गए, ये सब अबायोटिक में आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक जैविक और एक अजैविक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन, O3 एक प्रदूषक गैस है। O3 सबसे पहले तो जानिए O3 क्या है। तो O3 को ही ओजोन के नाम से जाना जाता है। ये एक पॉल्यूटेंट गैस है और यह कहाँ पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर सबसे निचला होता है, स्ट्रेटोस्फियर उसके ऊपर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। पूछा जा रहा है कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल में O3 एक वायु प्रदूषक गैस है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर, सॉरी ट्रोपोस्फियर, टोपाज है ऑप्शन ए में ना, देखिए यहाँ ट्रोपाज है, ये ट्रोपाज गलत हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर होगा। ट्रोपाज क्या होता है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों के बीच में जो, जहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, वहाँ के बीच की जो पतली पट्टी होती है उसे ट्रोपाज कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ओजोन मंडल में, सॉरी क्षोभ मंडल में ओजोन एक वायु प्रदूषक गैस है। ओजोन जो है ये खांसी, सीने में दर्द, गले में जलन सहित कई स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न करता है। ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर का सबसे निचला स्तर होता है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 10 या कहीं कहीं 13 किलोमीटर तक भी लिखा होता है। ठीक है, 10 से 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन आच्छादित परिदृश्य हैं जो कर्क और मकर रेखा से घिरे हुए हैं लेकिन संभवतः प्रचलित हवाओं से प्रभावित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, O3 इन द ओजोन लेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ। ओजोन परत में O3 के बनने का कारण क्या है, मतलब ओजोन लेयर में O3 क्यों बनते हैं। नीले विकिरण यानी ब्लू रेडिएशन के कारण, IR रेडिएशन, या फिर UV रेडिएशन, या फिर अदर विजुअल रेडिएशन। तो हम सभी को पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट वेव की वजह से ओजोन परत में O3 जो है OV विकिरण की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एसोसिएटेड विथ प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटीनिशियस मटेरियल ऑफ प्लांट इज। जीव द्रव्य एवं प्रोटीन युक्त पदार्थों से संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम या नाइट्रोजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जीव द्रव्य एवं प्रोटीन युक्त पदार्थों से संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सबसे आवश्यक खनिज तत्व है या अमीनो एसिड का महत्वपूर्ण घटक बनाता है जो प्रोटीन बनाने के लिए संयोजित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादापालय से अभिप्राय क्या है, यानी कि हर्बेरियम तकनीकी शब्द टर्म हर्बेरियम से क्या संबंधित है। हर्बेरियम का क्या मतलब है। हर्बेरियम अ पीस ऑफ प्लांट सैंपल, अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल हर्ब्स, अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन इन द सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। बिल्कुल तीसरा ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्बेरियम ऐसा भंडारगृह जिसमें पादप के प्रदर्श किसी स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुरूप रखे गए हों, वो क्या कहलाता है, हर्बेरियम यानी कि पादापालय कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज इकोलॉजिकली। जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित लेह पारिस्थितिकी दृष्टि से है स्लाइन एरिया, ड्राई डेजर्ट, हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट। तो लेह जो है ये पूरे भारत का सबसे कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, ठंडा मरुस्थल माना जाता है, ठंडे रेगिस्तान के रूप में इसे जाना जाता है। यह पूरे भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है यानी कि ठंडा मरुस्थल है। ठंडे रेगिस्तान आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन्हें ध्रुवीय मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व में बहुत से ठंडे मरुस्थल हैं, जैसे ग्रीनलैंड हो गया जिस पर इस समय अमेरिका की नज़र गड़ी हुई है, आर्कटिक हो गया, ईरान हो गया, तुर्किस्तान में भी पाया जाता है, उत्तरी तथा दक्षिणी चीन में भी ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। लेकिन भारत में एकमात्र ठंडा मरुस्थल लद्दाख लेह का मतलब लद्दाख का लेह है।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द साइंस डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ प्लांट्स विद डिफरेंट ट्राइबल एंड एबोरिजिनल सोसिस्ट इज द कार्ड। विज्ञान की वह शाखा जो पौधे के आदिवासियों एवं जनजातीय समुदायों से संबंध का निरूपण करती हैं क्या कहलाती हैं? एबोरिजिनल सोसाइटी क्या कहलाती है? एबोरिजिनल सोसाइटी जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है लोक वनस्पति विज्ञान, एंथोबॉटनी, बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंथेनोबॉटनी। विज्ञान की वह शाखा जो पौधे के आदिवासी एवं जनजातीय समुदायों से संबंध का निरूपण करती है वो लोक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम IBP का प्रारंभ वर्ष 1967 में किया गया था। IBP क्या है? IBP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम जो 1967 में चलाया गया था। ऑप्शन दिया है, अभी कर लेते हैं। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादकता के जैविक आधार पर, जैवीय उत्पादकता के जैविक आधार और मानव कल्याण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अध्ययन के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम यानी कि IBP 1967 में जैविक अध्ययन के लिए शुरू किया गया था तथा मानव कल्याण के संबंध में जैविक उत्पादकता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का स्वस्थ आधार माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी झील में अपप्लावित प्राथमिक उत्पादों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और उनके कथनों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला दिया हुआ है वो प्रकाश संश्लेषण भोजन उत्पादन के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, तो जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करेंगे ही, दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा है वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात। झील के अंदर जितने भी पादप होते हैं वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया। चौथा दिया है उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो गलत हो जाएगा। उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है लेकिन वो जल में उपस्थित जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है उनका यूज करते हैं। तो 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़े नगरों में प्रदूषण का नियंत्रण बृहद सीमा तक किया जा सकता है। बड़े नगरों में प्रदूषण का नियंत्रण किन सीमा तक किया जा सकता है? सड़कें चौड़ी एवं कारखानों को नगर से दूर स्थापित करके, बिल्कुल सही बात है। अगर सड़कें चौड़ी होगी और जो कारखाने होंगे वो नगर से दूर होंगे तो प्रदूषण नियंत्रण हो सकता है, पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्वच्छ अभियान एवं पीड़कनाशियों के संतुलन का उपयोग करके, बिल्कुल दूसरा भी सही है। पेस्टिसाइड का एक संतुलन में यूज करें। तीसरा है समुचित जल मल प्रणाली एवं कारखानों के रसायनों के निर्गम से, बिल्कुल सही बात है। सीवेज सिस्टम जो है इसको एक प्रॉपर रूप से दिशा देकर हम जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सड़कें चौड़ी, कारखानों से दूर स्थापित करें, स्वच्छता अभियान चलाएं, जल प्रणाली और कारखानों के जो मलबे निकल रहे हैं, सीवेज निकल रहे हैं, उनको एक उचित स्थान दें और इन सब चीज़ों का यूज करके जो है प्रदूषण पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गत 150 वर्षों में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है। 150 वर्षों में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल पहला ही सही है। 270 से लेके 340 ppm तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो सामान्यतः परजीवी होते हैं परंतु आतिथ्य के अभाव में मृतजीवी जीवन निर्वाह करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि जो पैरासाइट होते हैं लेकिन वो सेप्रोफाइट की तरह जीते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट या फिर फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। कुछ ऐसे जीव जो समान रूप से परजीवी होते हैं परंतु उनके पास होस्ट का अभाव होता है, पोषण नहीं होता है, तो वो मृतोपजीवी जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे जीव जो हैं वो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए वो कौन से जीव होते हैं, तो एक होता है टेफ्राइना। टेफ्राइना एक जीव है, ये फैकल्टेटिव जीवन निर्वाह करता है क्योंकि इसको अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए होस्ट नहीं मिलता है, तो ये पैरासाइट नहीं हो पाता, तो ये जो है मृत जीवी की तरह जीवन निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल ओजोन परत जो हमें परावैंगनी किरणों से सुरक्षित करती है में कमी का प्रमुख कारण है वायुमंडल में, मतलब किस चीज़
की वजह से वायुमंडल में कमी, ओजोन परत में कमी आ रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम सभी को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से वायुमंडल की परत, जो ओजोन परत है, उसका क्षरण हो रहा है। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। जो पृथ्वी सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने का कार्य करती है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जिसे CFC कहा जाता है, CFC जो हमारे घरों में उपस्थित रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर यानी कि AC से, इन सब से निकलती है, ये ओजोन परत का बहुत ज़्यादा क्षरण करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल आंकड़े पुस्तक यानी कि रेड डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो रेड डाटा बुक के संदर्भ में एक यहाँ पे सही है, वो है चौथा। यह उन जातियों से संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करता है जो विलोपन से संकटापन्न है, यानी कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोंकियार के जीवन रूप में हाइड्रोफाइट्स होते हैं। रोंकियार के जीवन रूप में हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो ये थेरोफाइट्स होते हैं। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोंकियार के जीवन रूप में हाइड्रोफाइट्स थेरोफाइट होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पौधा है? सही जवाब ऑप्शन ए, नेपेंथिस घसियाना भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक स्थानीय पौधा है। इसी को घटपर्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटपर्डी कहा जाता है। और ये जो है कीटभक्षी होता है। ठीक है, कैसा होता है? कीटभक्षी होता है। ये जो है नीले रंग का प्रदीप्त यानी कि ज्वालाएं जो हैं छोड़ता है, जिससे शिकार इसकी तरफ आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वायुमंडल के संबंध में हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस किसको संदर्भित करता है? ग्रीन हाउस गैस किसको संदर्भित करता है? तो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। अगला, पेड़ों को सबसे अच्छा स्तरीकरण पाया जाता है। बेस्ट स्ट्राटिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन। पेड़ों का सबसे अच्छा स्तरीकरण कहाँ पाया जाता है? तो हम लोगों ने देखा था जो एल्पाइन वन होते हैं, यहाँ पे पेड़ों का सबसे अच्छा स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्पाइन वन क्या होता है? तो एल्पाइन पौधे टुंड्रा में पाए जाते हैं या एक प्रकार का प्राकृतिक क्षेत्र होता है। अगर आपको ऑप्शन में एल्पाइन वन ना दिया हो तो आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चावल के लिए सर्वश्रेष्ठ जैव उर्वरक है। चावल के लिए सबसे अच्छा बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? तो चावल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए एजोला पिन्नाटा का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन होता है? एजोला पिन्नाटा। इसका उपयोग मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीम की पत्तियों से प्राप्त एक कीटनाशक है। नीम की पत्तियों से प्राप्त एक इंसेक्टिसाइड्स कौन सा है? एजाडायरेक्टिन, यही बिल्कुल पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एजाडायरेक्टिन ये नीम की पत्तियों से प्राप्त किया हुआ एक इंसेक्टिसाइड्स है। या लिमोनो समूह से संबंधित है और यह रासायनिक यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, फ्रैंकिया या राइजोबियम। कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? तो एजेटोबैक्टर तो जैव उर्वरक है, नाइट्रोबैक्टर भी है, राइजोबियम भी है। जो जैव उर्वरक नहीं है ये फ्रैंकिया है। फ्रैंकिया है क्या? तो फ्रैंकिया एक कैजुराइना एक प्लांट होता है, इसकी जड़ों में पाया जाता है और यह एक जैव उर्वरक नहीं है। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन फिलामेंट्स बैक्टीरिया का एक जीनस है जो एक्टिनोरिजल पौधे के साथ सहजीविता के साथ रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, न्यूमेटोफोर्स किसकी विशेषता है? ऑप्शन है जलमग्न पौधे, परजीवी पौधे, मैंग्रोव पौधे या अल्पाइन पौधे। तो न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये मैंग्रोव पौधे में पाए जाते हैं। ये न्यूमेटोफोर्स हैं क्या? तो न्यूमेटोफोर्स को पौधे की श्वसन जड़ें कहा जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा
साल्टी एरिया में या दलदली क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे निकली होती हैं, जो श्वसन का कार्य करती रहती हैं। इन्हीं को निमेटोफोर्स कहा जाता है और ये मैंग्रोव प्लांट्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतोपजीवी आर्किड का एक उदाहरण है। मृतोपजीवी आर्किड का उदाहरण कौन सा है? वांडा, आर्किस, नियोटिया या फिर ओवेरोनिया। मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिटिक ऑर्किड कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोटीनिया। नियोटीनिया सैप्रोफिटिक का एक उदाहरण है। नियोटीनिया ऑर्किड नियोटिया यानी जिसे बर्ड्स आई नेस्ट कहते हैं, इसका एक जीनस है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए ये सैप्रोफिटिक लाइफ जो है व्यतीत करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर वार्ड का समानता वनस्पतिक नाम क्या है? ब्लैडर वार्ड को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। ड्रोसेरा, नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया या फिर डायनोया। सही जवाब ऑप्शन सी, यूट्रिकुलेरिया। ब्लैडर वार्म को यूट्रिकुलेरिया के नाम से जाना जाता है, या ऐसा कह सकते हैं यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वार्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक सुगंधित कीटभक्षी पौधा होता है। यह लगभग 333 प्रजातियों से युक्त मांसाहारी पौधे की एक प्रजाति है, लेकिन कुछ प्रजातियां कठोर प्रत्यक्ष प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं और यह मांसाहारी पौधों में आता है। कौन? यूट्रिकुलेरिया। ड्रोसेरा, नेपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया तीनों ही जो है मांसाहारी पौधे होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू।